नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत शिक्षा में। आज हम करने वाले हैं जो हमारा 12th का सीबीएसई का एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, जो कि नवंबर में होगा। उससे पहले प्री बोर्ड भी होने हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो हमारा पेपर आना है वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड आना है, और उसमें टोटल हमारे 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 18 क्वेश्चन हमारे पार्ट ए में होंगे और 22 क्वेश्चन हमारे पार्ट बी में होंगे। तो ये मैंने पूरा सैम्पल पेपर जो लिया है ये पूरा आपके सीबीएसई के बेस्ड पर है, और जैसे क्वेश्चन उसमें आएंगे उसी तरह के क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं, और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आ जाए। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, यह मुद्रा का कार्य नहीं है। इसमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? नंबर 1, मूल्य का संचय, मूल्य का स्थानांतरण, भावी भुगतान का आधार या वस्तु विनिमय का कार्य। बताइए इसमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। बीच बीच में वीडियो में मैं थोड़ा पॉज कर रखूँगा ताकि आप अपने उत्तर को ठीक तरीके से समझ सके और ऑप्शन को आप सही से देख पाएँ। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न में देखें तो मूल्य का संचय हमारा मुद्रा का कार्य है, मूल्य का स्थानांतरण भी हमारा मुद्रा का कार्य है, और भावी भुगतानों का आधार भी हमारा मुद्रा का कार्य है। और ये तीनों हमारे कौन से कार्य हैं? ये तीनों हमारे मुद्रा के गौण कार्य है, यानी कि ये तीनों हमारे क्या है? द्वितीयक कार्य है। लेकिन जो फोर्थ दिया है वस्तु विनिमय का कार्य, वह मुद्रा नहीं करती है, अपितु मुद्रा ने वस्तु विनिमय में जो है क्या क्या किया था, जो ये सारी समस्याएं थी इनका समाधान जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की जो समस्याएं थी उनका समाधान मुद्रा ने ही किया था। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो किसी भी समय या स्थान पर बिना संदेह या जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने या कर चुकाने के साधन के रूप में स्वीकार की जाती है। यह परिभाषा किसकी है? ठीक है, यह एक मुद्रा की परिभाषा है कि सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो किसी भी समय या स्थान पर बिना संदेह या जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने या कर चुकाने के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। कीन्स की परिभाषा है, मार्शल की है या क्राउथर की है? बताइए किसने यह परिभाषा दी है? तो यह परिभाषा दी है हमारी मार्शल ने। तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, यह वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, नहीं हमारा बहुत बार पढ़ने में रह जाता है, जिससे फिर प्रश्न का उत्तर हमारा गलत हो जाता है। तो कौन सा वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता नहीं है? पहला है मूल्य के मापदंड का अभाव, दूसरा कुछ वस्तुओं की अविभाज्यता, तीसरा धन संचय करने में आसानी, चौथा भावी भुगतान करने में कठिनाई। तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी उसका पहला था कि मूल्य के मापदंड का अभाव। ठीक है, इसका मतलब ये तो वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता है, क्योंकि मूल्य के मापदंड को हम नहीं माप सकते थे कि मुद्रा का मूल्य हमारा क्या होगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा क्या? दूसरा ऑप्शन है कुछ वस्तु की अविभाज्यता, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा है भावी भुगतान करने में कठिनाई। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाइयाँ ये थी कि भावी भुगतानों को करने में कठिनाई थी, लेकिन धन संचय करना आसान, ये हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली में आसान नहीं था। इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन सी जाएगा, बल्कि जो मुद्रा आई, मुद्रा ने फिर धन संचय को आसान बनाया था। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, मुद्रा के अभाव में यह नहीं होता। मुद्रा के अभाव में यह नहीं होता। अब भाई हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मुद्रा के अभाव में हमारा क्या नहीं होता। तो देखिए हम देखते हैं कि बाजार का आकार संकुचित होता है, बाजार का आकार विस्तृत होता है, बाजार का आकार सीमित रहता है, बाजार का आकार अप्रभावित रहता है। अगर मुद्रा नहीं होती तो इनमें से क्या नहीं होता? ठीक है, यदि मुद्रा नहीं होती तो भी बाजार का आकार जो है अप्रभावित नहीं होता, ये प्रभावित रहता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाजार का आकार अप्रभावित रहता है कब? जब मुद्रा के अभाव में यह नहीं होता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय है। सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय है। तो सरकारी बजट में ऋण से क्या अभिप्राय है? राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, करों में घाटा। बताइए क्या है?
देखिए, सरकार की जो रणनीतियाँ होती है उस रणनीतियों को क्या कहा जाता है, राजकोषीय रणनीति कहा जाता है। जो हमारी सरकार के कर और अनुमानित व्यय संबंधी नीतियाँ होती है उनको क्या कहा जाता है, राजकोषीय नीतियाँ। तो सरकारी बजट में ऋण से अभिप्राय हमारा क्या हो जाएगा, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा पाँचवें का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में एक गैर राजस्व है। कौन सा गैर राजस्व है, निर्यात शुल्क, आयात शुल्क, लाभांश और उत्पाद शुल्क। बताइए कौन सा इनमें से गैर राजस्व है। तो इनमें से गैर राजस्व हमारा लाभांश है। ठीक है, बाकी निर्यात शुल्क, आयात शुल्क और उत्पादन शुल्क हमारे क्या है, ये सब हमारे राजस्व है, लेकिन जो लाभांश है वो हमारा गैर राजस्व है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा कथन सही है। व्यापार शेष निर्यात की वस्तुओं तथा आयात की वस्तुओं का अंतर है। व्यापार शेष में सेवाओं के निर्यात तथा आयात को शामिल किया जाता है। व्यापार शेष में देशों के बीच लाभांश, ब्याज तथा लाभांश को शामिल किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो हमारा भुगतान शेष वाला पार्ट है उसमें हमारा चालू खाता है और पूंजी खाता है। ठीक है, चालू खाते में एक है हमारा व्यापार शेष। तो पूछा है कि वो व्यापार शेष हमारा क्या होता है, क्या वह वस्तु और सेवाओं का अंतर होता है या वह वस्तुओं के निर्यात और आयात का अंतर होता है, या वह सेवाओं के निर्यात और आयात का अंतर होता है। तो देखिए, हमारा जो व्यापार शेष होता है वह वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। कौन सी मदें स्वायत्त मदें नहीं है। आर्थिक लेन देन जिन्हें लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, ये लेन देन के भुगतान शेष खाते में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से नहीं किए जाते। ये लेन देन देश के भुगतान शेष की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इन्हें रेखा से ऊपर की मदें भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि जो लेन देन देश के भुगतान संतुलन की स्थिति पर निर्भर करते हैं उन्हें स्वायत्त मदें नहीं कहा जाता। जो लेन देन भुगतान शेष की स्थिति पर निर्भर करते हैं उन्हें स्वायत्त मदें नहीं कहा जाता। अगले प्रश्न की जो ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। देखिए, प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है, इसमें हमें मैच करना है। तो आपका जो सीबीएसई का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके एमसीक्यू मैच द फॉलोइंग में भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी होंगे और मल्टीपल चॉइस में तो होंगे ही होंगे। तो देखिए, वैधानिक तरलता अनुपात हमारा क्या होता है। वैधानिक तरलता अनुपात होता है हमारा वह व्यावसायिक बैंक के आरबीआई के पास नगद, सोना तथा प्रतिभूतियाँ। सीआरआर हमारा क्या होता है, नगद कोष अनुपात होता है हमारा व्यावसायिक बैंकों की आरबीआई के पास नगद जमा। उलट रेपो रेट क्या होता है, उलट रेपो रेट होता है जिस दर पर आरबीआई व्यावसायिक बैंक से उधार लेता है। कौन उधार लेता है, आरबीआई। रेपो रेट क्या है हमारी, जिस दर पर व्यावसायिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, यानी कि व्यावसायिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, आरबीआई उधार देता है। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच होगा। ए का 4, ए का 4 हमारा कहाँ पे, यहाँ भी है और यहाँ भी है। बी का हमारा क्या है 3, बी का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, सी का क्या है, सी का हमारा 1, सी का हमारा क्या है, सी का हमारा उलट रेपो रेट जिस दर पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से उधार लेता है। तो सी का 1 हमारा ये है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे एक ही प्रश्न में उसने 4 प्रश्न पूछ लिए हैं। यदि आपको 2 आते हैं या 3 आते हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि अवमूल्यन क्या होता है, बताइए। अवमूल्यन होता है जब करेंसी का मूल्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ये हमारा क्या होता है, अवमूल्यन होता है। पुनर्मूल्यन क्या होता है, जब सरकार या केंद्रीय बैंक करेंसी का मूल्य बढ़ा देती है। ह्रास क्या होता है, ह्रास होता है जब करेंसी का मूल्य बाजार शक्तियों के आधार पर क्या होता है, घटता है। तो यह हमारा सामने ही रहेगा। और मूल्य वृद्धि क्या है, जब करेंसी का मूल्य बाजार शक्तियों के आधार पर बढ़ता है। तो ये हमारा 1 हो गया। अब देखिए, ए में 2 कहाँ है, ए में 2 केवल इसमें है। तो हमें इसी से पता चल गया कि आंसर ये है, लेकिन फिर भी हम अपने आंसर की जांच करने के लिए और देखते हैं। पुनर्मूल्यांकन क्या है, जब सरकार या केंद्रीय बैंक इसको घटाती है। ठीक है, जब पुनर्मूल्यन होता है जब सरकार या केंद्रीय बैंक करेंसी का मूल्य बढ़ा देती है, और अवमूल्यन होता है जब सरकार या केंद्रीय बैंक घटा देती है। तो
तो ए का 2 और बी का 4 हमारा कहाँ पे आ रहा है, ए का 2 बी का 4 इसी ऑप्शन में और किसी में है, और किसी में हमारा नहीं है। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, देखिए हमें इसमें से सही विकल्प को चुनना है। 4 विकल्प आपको दिए हैं, सही विकल्प को आपको चुनना है। चुनने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें इन्हें मैच करना होगा। निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स, ये क्या होता है हमारा, प्रत्यक्ष कर, राजस्व होता है। ठीक है। शिक्षा में निवेश क्या है हमारा, पूंजीगत व्यय है। बाह्य वाणिज्यिक उधार कहाँ दिखाई जाती है, एक्सटर्नल बोरोइंग, पूंजीगत प्राप्तियों में। और सार्वजनिक बैंकों के उपक्रमों द्वारा लाभांश हमारा राजस्व प्राप्तियाँ। तो देखिए ए में 3 कहाँ पे है, ए में 3 यहाँ है और यहाँ है। और बी में 4 कहाँ पे है, बी में 4 बी दोनों में है। ठीक है। तो सी में 1 कहाँ पर है, सी में 1 हमारा ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो जाता है। मैंने आपको बताया कि 4 में से 2-3 आपको सही पता होने चाहिए, तभी आप प्रश्न को सही कर पाएंगे, अदरवाइज आप प्रश्न को सर सही नहीं कर पाएंगे। देखिए अब इसमें अभिकथन और कारण दिए हैं, इसके आधार पर आपको बताना होगा कि यह दोनों सत्य है और ए का सही कारण आर है। दोनों सत्य है और ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है, और आर ए सत्य है, आर असत्य है, आर सत्य है, ए असत्य है। मतलब इस तरीके से आपको आंसर देने होंगे दोनों स्टेटमेंट्स के आधार पर। उधार लेने वाले व्यक्ति द्वारा निश्चित पार्श्विक कोलेट्रल द्वारा उधार ली गई राशि के बीच के अंतर को सीमा अनिवार्यता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहा जाता है। और कारण क्या है, जितनी ज़्यादा सीमा अनिवार्यता होगी उतना ही कम उधार लिया जा सकेगा। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है कि उधार लेने वाले व्यक्ति द्वारा निश्चित संपार्श्विक तथा उधार ली गई राशि के बीच के अंतर को सीमा अनिवार्यता कहा जाता है। जितनी ज़्यादा सीमा अनिवार्यता होगी उतना ही कम उधार लिया जा सकेगा। तो हमारा ए भी सही है, आर भी सही है। लेकिन जो हमारा ए का स्पष्टीकरण क्या है, आर नहीं है। ए का स्पष्टीकरण हमारा आर नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जाएगा, क्योंकि ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। दोनों के स्पष्टीकरण में कोई संबंध हमारा नहीं हो रहा है। लेकिन स्टेटमेंट हमारी ए भी सही है और आर भी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 भी ऐसा ही है। अदायगी संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समयावधि में सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण है। अदायगियाँ संतुलन के 2 प्रमुख खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। तो देखिए यहाँ पर साफ पता चल रहा है ए हमारा सही है और बी भी हमारा सही है। मतलब कारण जो है आर हमारा ये भी सही है और अभिकथन ए भी हमारा सही है। लेकिन क्या ये एक दूसरे के स्पष्टीकरण है, लेकिन ये भी एक दूसरे के स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए कहीं से भी जो है ए का स्पष्टीकरण हमारा आर नहीं है, बल्कि दोनों क्या है, जर्नल स्टेटमेंट्स है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को एक राष्ट्र, एक बाजार और उपभोक्ता के लाभ के आशय से प्रस्तुत किया गया। अच्छा बताइए, वस्तु व सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था हमारा 1 जुलाई 2017 से। ठीक है। तो वस्तु एवं सेवा कर के सोपानों को समाप्त करके प्रभावी कर को बढ़ावा देता है। तो देखिए यहाँ अगर हम देखें तो ए हमारा बिल्कुल सही है कि जीएसटी को एक राष्ट्र, एक बाजार, उपभोक्ता के लाभ के आशय से प्रस्तुत किया गया। वस्तु व सेवा करों के सोपान को समाप्त करके प्रभावकारी कर को बढ़ा देता है। तो ए और आर हमारे दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारा जो ए है वो हमारा आर का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। दोनों तो सत्य है, लेकिन ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 15वें प्रश्न में आपको एक पैसेज दिया हुआ है और पैसेज के आधार पर आपको क्या देना है, जो इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका आपको उत्तर देना होगा। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे है हमारा कि प्राथमिक घाटा तब शून्य होता है। बताइए, ये क्वेश्चन तो आप पैसेज के बिना भी बता सकते हैं ना कि प्राथमिक घाटा कब शून्य होता है। देखिए हमारा प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या होता है? प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अब शून्य लाने के लिए क्या करना होगा? शून्य लाने के लिए हमारा राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तभी हमारा क्या होगा,
राजकोषीय प्राथमिक घाटा हमारा शून्य होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो राजकोषीय घाटा जीरो, ब्याज भुगतान भी जीरो, या दोनों एक दूसरे के बराबर है तो दोनों को घटाने पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 16 है, बजट सरकार की नीति को दर्शाता है। बजट जो है सरकार की कौन सी नीति को दर्शाता है, उपदान, खाद्य, आयात या राजकोषीय नीति को। बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। इसका सही आंसर जाएगा राजकोषीय नीति। सरकार की कर एवं व्यय संबंधी नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है, और बजट जो है कर व व्यय नीति को ही दर्शाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अधिक राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है अधिक राजकोषीय घाटे का, बहुत कम बचत, बहुत कम ऋण ग्रहण, बहुत अधिक ऋण, कोई ऋण ग्रहण नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, बहुत अधिक ऋण ग्रहण जब हो जाते हैं तब हमारा राजकोषीय घाटा अधिक हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 भी हमारा अभिकथन और कारण का है। लगभग हर देश ने कोरोना की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव को कम करने के लिए राजकोषीय नीतियों की घोषणा की है। कोरोना वैश्विक महामारी ने मांग को कम कर अर्थव्यवस्था की गति को प्रभावित किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे क्या है, दोनों स्टेटमेंट बताइए सही है या गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इसमें सही है। देखिए पहला भी ये सही है कि अर्थव्यवस्था पर कोरोना का दुष्प्रभाव पड़ा और उसको ठीक करने के लिए राजकोषीय नीति की घोषणा हुई। दूसरा है हमारा, कोरोना वैश्विक महामारी ने मांग को कम कर अर्थव्यवस्था की गति को प्रभावित किया, ये भी सही है। और यहाँ पे हमारा जो आर है वो ए का स्पष्टीकरण भी है या सही कारण भी है। तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, ए जाएगा कि दोनों ए और आर सत्य है, और ए का सही कारण हमारा आर है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, पार्ट 2। मैंने आपको बताया कि जो सीबीएसई का पेपर होगा उसमें पार्ट ए और पार्ट 2 में हमारे क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट ए में 18 और पार्ट बी में हमारे 22 क्वेश्चन बनेंगे। पार्ट ए हमने कर लिया है और पार्ट बी में अब हम आगे बढ़ते हैं। राज दरबारों के लोप होने से किस क्षेत्र के पतन पर अधिक प्रभाव पड़ा, कृषि पर, भारतीय हस्तशिल्प पर, भारतीय उद्योगों पर, इनमें से सभी। देखिए जो राजाओं के दरबार थे, राज दरबार जिन्हें कहा जाता था, तो उसका कृषि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, भारतीय उद्योगों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भारतीय हस्तशिल्प था, जिसको राज दरबारों में बढ़ावा दिया जाता था, उससे काम लिया जाता था, उस पर प्रभाव हमारा पड़ेगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, बाजार शक्तियों के निर्बाध क्रियाकलाप का अर्थ है। बाजार शक्तियों का क्या अर्थ है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें समाज के कल्याण को ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा मुख्य आर्थिक निर्णय लिया जाता है, जहां एक देश की सरकार बाजार की मांग तथा पूर्ति शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करती, जहां मुख्य आर्थिक निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाते हैं और अन्य निर्णय बाजार शक्तियों के द्वारा निर्बाध रूप से लिए जाते हैं। ए तथा सी, बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो देखिए बाजार शक्तियां जहां पे प्रभावी होती है वहां पर क्या होता है, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, बल्कि सब कुछ किससे होता है, मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, बी जाएगा कि एक देश की सरकार बाजार की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में कार्यरत है। 40 से 50% के मध्य, 30% से अधिक, 50% से अधिक और 30 से 50% के मध्य। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या जाएगा कि भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में कार्यरत है। तो इसका जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 50% से अधिक जो हमारा जनसंख्या है भारत की, वह कृषि कार्यों में कार्यरत है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उद्योगों के विकास में एक बाधा है। देखिए बाधा पूछा है, बाधा यानी कि रुकावट, औद्योगिक रुग्णता, आधारिक संरचना का अभाव, अनुसंधान एवं विकास का अभाव, उपरोक्त सभी। तो देखिए उद्योगों के विकास में औद्योगिक रुग्णता क्या है, ये भी एक बाधा है, रुकावट है। आधारिक संरचना का अभाव भी एक बाधा है, अनुसंधान में विकास का अभाव भी एक बाधा है। तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी। 22 का उत्तर हमारा डी हो गया। चलो अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का व्यापारिक साझेदार है। जो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का व्यापारिक साझेदार है, यूएसए, अमेरिका, यूएई, ठीक है, और या यूके या चीन। बताइए। देखिए चीन से तो हमारी कभी बनी ही नहीं, ठीक है,
यूएसए भी व्यापारिक साझेदार है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है वह हमारा कौन है, यूएई है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन जाएगा बी। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1935, सन 2004, सन 1964, सन 1947। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है सन 1935। डेट बताएगा कोई? डेट है इसकी 1 अप्रैल 1935 को। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरकार द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों, गरीब और बेसहारा महिलाओं की सहायता के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम बताइए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक रोजगार योजना थी और ये युवाओं के लिए थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना भी युवाओं के लिए रोजगार संबंधी योजना थी और प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी युवाओं के लिए रोजगार संबंधी योजना थी। तो व्यक्तियों, गरीबों और बेसहारा महिलाओं की सहायता के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इसका ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26। भारत में शिक्षा अधिभार यानी कि एजुकेशन लेस नहीं है, ये एजुकेशन सेस होता है। ठीक है, जो कि इनकम टैक्स में लगाया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जो इनकम टैक्स में एजुकेशन सेस लगाया जाता है वह कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 1%, 2%, 4% या निश्चित ही नहीं है? जितनी इनकम उसके हिसाब से लगा दिया जाता है। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर जाएगा हमारा 2% एजुकेशन सेस लगाया जाता है इनकम टैक्स पर। नेक्स्ट है हमारा नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए नीली क्रांति का संबंध हमारा किससे है? नील की कृषि से, मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से या पशुधन से? बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होएगा? तो नीली क्रांति का संबंध हमारा किससे है? नीली क्रांति का संबंध है हमारा मत्स्य पालन से। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मछली पालन। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 है हमारा। किस अवधि को स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है? कौन सी अवधि को स्वर्णिम क्रांति कहेंगे? 1991 से 2003, 2005 से 2010, 1990 से 91 या 2005 से 2007? बताइए। तो देखिए, जो 1991 से 2003 की जो हमारी अवधि है उसको हमारा क्या कहा जाता है? स्वर्णिम क्रांति का समय कहा जाता है, क्योंकि इस समय ही हमारी एलपीजी की जो नीतियाँ थी वह हमारी आई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 जो है हमारा वो एक फ़ोटो की फॉर्म में है। ठीक है, देखिए, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद ये क्या करता है? ये जो है तकनीकी शिक्षा संस्थान है भारत में सबसे बड़ा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ये 1961 में स्थापित हुआ, शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यूजीसी अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी हमारा 1953 में स्थापित किया विश्वविद्यालयों को फंड देने के लिए। शिक्षा मंत्रालय क्या था? नया नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया 2020 के बाद। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो देखिए, अब हम इसको धीरे धीरे मैच करेंगे। तो ए को हमने कहाँ मैच किया है? 4 पे। तो ए में 4 कहाँ आ रहा है? बी में आ रहा है। ठीक है, और बी का 1 भी इसमें आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 है हमारा। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? कृषि से संबंधित थी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से संबंधित है। सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? उद्योगों से संबंधित है? नहीं, सफ़ेद क्रांति हमारी किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति हमारी किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति हमारी जो है वह संबंधित है किससे? औद्योगिक से संबंधित है। ठीक है, औद्योगिक से संबंधित है। तो अब देखिए मैच करते हैं। हमारा ए का 3 कहाँ पे? ए का 3 यहाँ है और ए का 3 यहाँ है। बी का 1 कहाँ पर है? बी का 1 हमारा यहाँ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 है हमारा। प्रश्न नंबर 31 में खनन कंपनी का श्रमिक क्या है? माध्यमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र? तो खनन हो रहा है, ज़मीन से निकालेगा तो प्राथमिक क्षेत्र है। डॉक्टर सेवाएं प्रदान कर रहा है, तृतीयक क्षेत्र है। कार मिल का मालिक जो है कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित कर रहा है, माध्यमिक क्षेत्र है। तो ए का हमारा क्या है? 3 है। ए का 3 कहाँ है? केवल इस ऑप्शन में है। तो हमारा
सी सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन करने की तकनीक भी बता रहा हूँ कि अगर आपको एक ही सही मिल जाए तो आपको बाकी ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही विकल्प को चुनिए। एम एस स्वामीनाथन हमारे क्या है, हरित क्रांति के पिता है। पीसी महालनोबिस क्या है, हमारे भारतीय योजनाओं के वास्तुकार है। जवाहरलाल नेहरू क्या है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया था, धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था, निकासिक सिद्धांत दिया था। तो बताइए अब कौन सा सही होगा इसमें। एम एस स्वामीनाथन एकाचार केवल इसी में है, तो हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत हमें नहीं है। प्रश्न नंबर 33, इसमें भी हमारा अब ए और आर आ गया, अभिकथन और कारण आ गया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही भारत ने निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी। भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय बहुत कमज़ोर थी। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर होगा, देखिए हमारा आर इसमें बिल्कुल सही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय बहुत कमज़ोर थी। लेकिन जो ए है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही भारत ने निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी, ये हमारा क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि आर सत्य है और ए हमारा असत्य है। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को करेंगे, अभिकथन और कारण वालों को। प्रश्न नंबर 34 है, भारत विश्व पर बिरहा प्रापण का एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। भारत की निम्न मजदूरी दरें, कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता उसके आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो बताइए इसका कौन कौन सा सही है। देखिए इसका हमारा ए भी सही है कि भारतीय विश्व स्तर पर बाह्य प्रापण का एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। ठीक है, यानी कि मजदूर यहाँ से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और भारत की निम्न मजदूरी दरें, कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा ए भी सही है और आर भी हमारा सही है। और दोनों एक दूसरे का क्या है, स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 ए है हमारा, अभिकथन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अपनी तरह का पहला अधिनियम था जो वर्ष 2005 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ने ग्रामीण श्रमिकों को आजीविका के रूप में विकल्प देकर गरीबी कम करने का कार्य किया। तो बताइए क्या कौन सा सही है इसमें से। देखिए ये हमारा ऑप्शन ए जो है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अपनी तरह का पहला अधिनियम था, ये गलत है। क्योंकि 2004 में भी एक ऐसा ही फ्रेमवर्क आया था जिसमें जो है रोजगार गारंटी दी गई थी। ठीक है, तो पहला ये नहीं था। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ने श्रमिकों को आजीविका के रूप में विकल्प देकर गरीबी कम करने का कार्य किया, ये हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, ऑप्शन हमारा बनेगा इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा बी। ठीक है, बी ऑप्शन बनेगा कि दोनों ए और आर क्या है, दोनों हमारे ए और आर क्या है, सही है। और ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। देखो मैंने गलती से आपको गलत बता दिया, 2004 वाला जो फ्रेमवर्क था वो गारंटी अधिनियम नहीं था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अपनी तरह का पहला था, ये इसका सही है हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ने ग्रामीण श्रमिकों को आजीविका देकर गरीबी कम करने का कार्य किया, ये भी हमारा सही है। लेकिन देखिए सही तो है, लेकिन जो हमारा अभिकथन है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, बी जाएगा, क्योंकि ए का स्पष्टीकरण कारण आर हमारा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, प्रवसन को मानव पूंजी का 6 माना जाता है। प्रवसन की कीमत प्रवासित जनसंख्या की कुल आय से ज़्यादा होती है। प्रवसन की कीमत प्रभावित जनसंख्या के आय से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो प्रवसन को मानव पूंजी का 6 माना जाता है। क्या ये हमारा सही है, ये हमारा सही नहीं है। प्रवसन की कीमत प्रवासित जनसंख्या की कुल आय से ज़्यादा होती है, यह हमारा क्या है, यह हमारा सत्य है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा हमारा कि केवल आर सत्य है और ये हमारा असत्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको फिर से एक पैसेज दिया गया है। ठीक है, और इस पैसेज के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यह हमारा डैश को अंग्रेज़ों का भारत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। देखिए अभी इन प्रश्नों को आप बिना पैसेज भी कर सकते हैं यदि आपने पाठों को ध्यान से पढ़ा हुआ होगा तो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पैसेज को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वीडियो में दोनों साथ में नहीं आ रहे, इसलिए मैंने प्रश्नों को ही इसमें लिया है। डैश को अंग्रेज़ों का भारत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, किसको, फसलें, रेल, जलमार्ग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा रेल। ठीक है, रेल कब आई थी, ब्रिटिश शासनकाल में 1853 में पहली रेल मुंबई से ठाणे तक
चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 38। फसल का बाजार में बिक्री के लिए उत्पादन कृषि का क्या कहा जाता है? व्यवसायीकरण, जीविका कृषि, स्थानांतरण कृषि, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब फसलों को जो है बेचा जाता है तो उसको फसल का क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फसल का व्यवसायीकरण। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को कौन सी फसलें उगाने के लिए कहा था? क्या आलू उगाने के लिए कहा था, गन्ना उगाने के लिए कहा था, कपास उगाने के लिए कहा था, या इनमें से कोई भी उगाने के लिए नहीं कहा था? तो इसका ऑप्शन सी हमारा जाएगा कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को कपास उगाने के लिए कहा था। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या है हमारा? अंग्रेजों ने भारत में रेल की स्थापना भारतीयों के लाभ के लिए की। ठीक है, रेलों के माध्यम से भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में कच्चा माल ब्रिटेन के कारखानों के लिए समुद्र तट पर लाया जाता था। तो बताइए, क्या ए इसमें सही है कि अंग्रेजों ने भारत में रेल की स्थापना भारतीयों के लाभ के लिए? नहीं, अंग्रेजों ने जितने भी कार्य किए थे वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किए थे। भारत की जनसंख्या के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। रेलों के माध्यम से भारत के दूरस्थ क्षेत्रों से कच्चा माल ब्रिटेन कारखानों के लिए समुद्र तट पर लाया जाता था। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सही है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? ऑप्शन डी हमारा सही बनेगा कि केवल आर सत्य है और ए हमारा असत्य है। यहाँ पे मैंने उत्तर भी इसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, इसमें हमने जो 40 प्रश्न किए हैं पूरे सीबीएसई के आधार पर है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।